नमस्ते बच्चों। कैसे हो आप सभी? आ जाओ, जुड़ जाओ, जल्दी जल्दी भाग भाग कर आ जाइए जल्दी से। फिर हम शुरू कर रहे हैं, जा रहे हैं एक नया चैप्टर, नया पाठ, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए शुरू से ही जुड़ जाइए और बने रहिए हमारे साथ। अगर आप शुरू से वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, इसीलिए आपको शुरू से जुड़ना चाहिए, शुरू से इस वीडियो को देखना चाहिए और एंड तक देखिएगा। आज जो बात करूंगा मैं जिस पाठ के बारे में, वो बता देता हूं। मैं आज आपको 12वीं कक्षा से रिलेटेड यानी 12th क्लास के हिंदी पोर्शन में, यानी हिंदी सब्जेक्ट में एक पाठ पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है भक्तिन। भक्तिन नाम है और इसकी जो लेखिका हैं, इनको जो लिखा है, महादेवी वर्मा ने लिखा है। ठीक है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ये पाठ भक्तिन है और महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। इस पाठ को लिखा तो महादेवी वर्मा ने है, लेकिन ये पाठ आपके कौन से पोर्शन में मिलेगा? ये पाठ है आपकी आरोह भाग 2। आरोह भाग 2 एक बुक का नेम है, जो आप जानते ही होंगे। और इस बुक में एक गद्य खंड है और एक काव्य खंड है। गद्य खंड और काव्य खंड ये दो हिस्सों में बटे हुए हैं। काव्य खंड की बात करूं तो काव्य खंड यानी कविताओं से रिलेटेड होते हैं, यानी कविताएं होती हैं उसमें, और गद्य खंड में पाठ होते हैं, अध्याय होते हैं, लेसन्स होते हैं। और काव्य खंड में 1 से 10 तक की कविताएं हैं, यानी आपके जो आरोह भाग 2 में काव्य खंड होता है, एक से शुरू होता है 1 से 10 तक कविताएं। उसके बाद 11वां पाठ शुरू हो जाता है जिसका नाम है भक्तिन। ठीक है बच्चों, तो 11वां पाठ जो गद्य खंड का पहला ही पाठ है, यूं कह सकते हो, उसको हम आज पढ़ने वाले हैं, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। इसकी हर पंक्ति की सरल व्याख्या को हम समझेंगे। क्लियर? चलिए, आज हम इसकी हर पंक्ति की सरल व्याख्या को पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको शुरू से जुड़ जाना चाहिए। जितने भी बच्चे आ जाएं उतना ही अच्छा है, ताकि वो शुरू से ही हमारे साथ जुड़े रहें। इस पाठ को शुरू करने से पहले आपको मैं मेरे बारे में बता देता हूं कि मेरा नाम आशीष है और जो मेरी योग्यता है वो हिंदी विषय से स्नातकोत्तर मतलब एमए और बीएड है। और मुझे 11 वर्षों का अनुभव भी है। 11 वर्ष हो गए हैं मुझे एज ए टीचर हिंदी पढ़ाते हुए। ज़्यादातर मैंने टीचिंग्स जो की है वो 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इस पूरे पाठ के बारे में। इस पाठ की समरी को मैं पहले बताने वाला हूँ। इस पाठ की समरी बताने के बाद हम इसकी एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो हमारे साथ बने रहिएगा। परंतु 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 एक बात और बता देता हूं कि ये पाठ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इस पाठ में आपने भी देखा हो कि बहुत सारे पेजेस हैं जिसमें ये पाठ लिखा हुआ है। तो ये बहुत आसान भी नहीं कह सकता, बहुत मुश्किल भी नहीं है। बस आप सुनते चलिएगा, आपको समझ में आता चले जाएगा। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूं पाठ की समरी। ठीक है, पाठ की समरी को थोड़ा टाइम लग जाएगा, 10-15 मिनट। तब तक आप ध्यान से सुनते रहिएगा। आपको अगर आपने नहीं सुना या बीच में ही स्किप कर दिया तो आपको पाठ की स्टोरी समझ में नहीं आएगी, पाठ ही समझ में नहीं आएगा जब हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे। तो ये था हमारे बीच जो मुख्य पात्र हैं, जो आप सामने देख रहे हैं, ये मुख्य पात्र हैं इस पाठ के, जिसमें लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी के पति हैं, उसकी 3 बेटियां हैं। ये एक परिवार है। इसी के लक्ष्मी के 2 जेठ भी हैं, 2 जेठानियां भी हैं। इन दोनों जेठों और जेठानियों के बेटे भी हैं और बेटे का साला भी है। ये एक अलग परिवार है। वैसे तो परिवार ये पूरा ही एक ही है, ये पूरा परिवार एक ही है, परंतु इस एक पूरे परिवार में जब बंटवारा होता है तो ये परिवार अलग हो जाता है और ये परिवार अलग हो जाता है। ठीक है,
इसके बीच की जो कड़ी है वो है लेखिका यानी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा इस पाठ को लिख रही हैं। एक तो ये रोल है इस पाठ में इसका यानी लेखिका का, और दूसरा वो लक्ष्मी के साथ काफ़ी समय बिता रही हैं, बिताती हैं। वो उन्हीं के घर में रहती है यानी लक्ष्मी लेखिका के घर में। ये क्या कहानी है इसके बारे में हम सुनते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पाठ बड़ा है, आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, सुनना तो पड़ेगा। अगर आप सुनते नहीं हैं ध्यान से तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं बिना देर किए अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि इसमें एक लक्ष्मी नाम की, एक लक्ष्मीन भी कह देते हैं इसको, लक्ष्मीन या लक्ष्मी नाम की एक लेडी है, जिसको 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 जो इस परिवार में आई थी शादी करके। उसका एक पति है। पति की बात करूं तो पति उससे बहुत प्रेम करता है यानी लक्ष्मी से। लेकिन जो दो जेठ हैं, दो जिठानियां हैं, सास भी है वैसे तो उस, लेकिन ये मुख्य पात्र ही बताए हैं मैंने जिनकी कहानियां हैं। लेकिन जो मुख्य पात्र नहीं थे, ऐसे तो बहुत से करेक्टर थे, उनके बारे में मैं यहाँ नहीं मेंशन किया है। तो मैं वैसे ही बता देता हूँ कि सास भी है वैसे। तो सास हो गई, दो जेठ हो गए, जिठानियां हो गई, ये सब लोग इस लक्ष्मी से, लक्ष्मी को पसंद नहीं करते। पसंद क्यों नहीं करते इसके बारे में भी ये बात बता देता हूं। क्यों? क्योंकि जो उसकी सास है लक्ष्मी की या इन जेठानियों की, जो सास है उसके तीन बेटे थे। तीन बेटे थे जिनमें से एक तो लक्ष्मी का पति है और ये दो जेठ हैं लक्ष्मी के। तो तीन बेटे हो गए, समझ में आ गया ना यहां तक कहानी। तो दो जेठ हो गए और एक लक्ष्मी का पति, यानी तीन लड़के हो गए उसकी सास के। तीन लड़के थे और जेठ के भी बेटे थे। लेकिन जब लक्ष्मी का विवाह हुआ उसके पति यानी बेटे के साथ, लक्ष्मी का जब विवाह हुआ तो उसके कुछ टाइम के बाद उनके एक लड़की ने जन्म लिया। लड़की ने जन्म लिया और सिर्फ एक नहीं, ऐसे अगली बार भी दो लड़की और जन्म ले गए। मतलब टोटल तीन लड़कियां हो गई। किसकी? लक्ष्मी की या लक्ष्मी के पति की। अब इस लक्ष्मी से नफरत इसीलिए की जा रही है कि इसने लड़कियों को जन्म दिया है, लड़कों को नहीं जन्म दिया। और यहां इनके भी लड़के थे और सास के भी लड़के थे, तीन लड़के। तो वो तो लड़कों को जन्म दे रही थी, इसीलिए वो आपस में प्रेम था, उनका आपस में लगाव था। सॉरी। तो ये तो लगाव होने की वजह से ऐसा हुआ, परंतु बेटे की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन परंतु जो लड़कियों का जन्म दे रही है लक्ष्मी, उनसे वो घृणा करते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, पीटते हैं। यहां तक कि घर का सारा काम करवाया जाता है, खेतों का काम करवाया जाता है। और जो भी खेतों का काम, घर के काम के अलावा खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो भी इनको तुच्छ सी दी जाती है, बेकार सी दी जाती हैं। और जबकि दूसरी ओर इनको अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा रहने खाने के लिए मिलता है, अच्छा और तो काम करने को भी नहीं मिलता। मतलब घर के जो काम है वो जेठानियां नहीं करती, वो लक्ष्मी करती है। खेतों के काम करने को भी नहीं मिलता। तो अब लक्ष्मी को ये लगा कि ये तो गड़बड़ हो रही है। मतलब नहीं, उससे पहले एक और बात थी। हाँ, अब हुआ ये कि ये दो लोग थे, ये परिवार ये चाहता था कि ये लक्ष्मी इसको छोड़ दे। किसको? अपने पति को किसी तरह से भी छोड़ दे। लेकिन लक्ष्मी का पति बहुत प्रेम करता था, वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन ये कोई ना कोई तरकीब अपनाते थे कि लक्ष्मी या तो छोड़कर चली जाए या मर जाए या कुछ भी हो जाए, पर यहां से छुटकारा मिल जाए उसको। लक्ष्मी लक्ष्मी की बात कहूं तो लक्ष्मी भी समझती थी इस बात को कि ये हम क्या चाहते हैं, ठीक है। लेकिन लक्ष्मी भी थोड़ी चतुर कह लो, चालाक कह लो, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो अपने पति को छोड़े। कोई भी नहीं चाहेगा, पति भी नहीं चाहता था। तो इनके पास कोई चारा नहीं बचा था कि किस तरह से इसको अलग किया जाए। एक टाइम ऐसा हो गया कि लक्ष्मी के पति का देहांत हो गया, यानी लक्ष्मी के पति मर गया।
लक्ष्मी का पति मर गया तो लक्ष्मी विधवा हो गई। विधवा हो गई, और जब लक्ष्मी का पति मरा तो इन 3 बेटियों में से एक बेटी की तो वो शादी कर चुका था, 2 बेटी ऐसी थी जिनकी अभी वो शादी नहीं हुई थी। तो एक बेटी तो जा चुकी थी अपने परिवार के, अपने ससुराल में, लेकिन 2 बेटियां अभी भी उसके पास हैं और लक्ष्मी खुद भी है। उसने क्या किया, उसने बड़े ही चालाकी से, बड़े ही सोच समझकर, चालाकी तो नहीं सोच समझकर कहूंगा, कि लक्ष्मी बड़ी सोच समझकर इस घर से बंटवारा कर लेती है, इस पूरे परिवार से। जो अभी तक साथ साथ रहते थे अब बंटवारा कर देती है, और बंटवारे में 3 हिस्से होने थे, है ना, क्योंकि उनके 3 बेटे थे। 3 हिस्से में उसने जो जो कुछ लिया, किसने, लक्ष्मी ने, वो ठीक था, अच्छा ले लिया उसने। 3 हिस्से में जो हिस्सा उसको मिला वो अच्छा खासा मिला, खेत मिले, रहने के लिए घर मिल गया, और भी ना जाने कई चीजें, जो जानवर थे उनके पास वो भी बहुत सी चीजें उन्होंने ले ली। अब हुआ ये कि लक्ष्मी ने अपनी दोनों बेटियों का धीरे धीरे विवाह कर दिया, एक एक करके, और एक जो बड़ी बेटी का पहले ही विवाह हो चुका था उसको अपने अपने घर बुला लिया, और जो उसका पति है उसको दामाद बना लिया, या यूं कह लो घर जमाई बना लिया। ठीक है, तो बड़ी बेटी घर पर है, उसका पति घर पर है, और लक्ष्मी घर पर है। ये 3 लोग एक घर पर खुशहाल से जीवन जी रहे हैं कुछ टाइम ही तक। अब लक्ष्मी को सारा काम आता था, क्यों, क्योंकि वो खेत भी संभालती थी, वो घर का काम भी करती थी, वो पेड़ पौधों को देखती थी, जानवरों को देखती थी, सबको तो वो देखती थी। इनको कुछ करना नहीं होता था जब तक ये साथ थी। ठीक है, इनको इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि इनको कैसे चलाना है, खेत कैसे बोने हैं, क्या करना है, क्या तरीका है, इसको सारी नॉलेज थी। इसके पास जो हिस्से में आया, यानी लक्ष्मी के पास जो हिस्से में आया, वो अपने वो दुगना चौगुना करते चली गई। क्यों, क्योंकि उसको पता था कैसे, उसको ज्ञान था खेती बाड़ी कैसे करनी है, घर को कैसे संभालना है, इन चीजों का लक्ष्मी को बहुत ज्ञान था, जिसकी वजह से वो एक अच्छे प्रोग्रेस पर थी, यूं कह सकते हो आसान भाषा में, प्रोग्रेस पर थी। परंतु यहां यहां तो बहुत बुरी हालत थी, धीरे धीरे जो था वो भी खत्म होता चला गया, क्योंकि इनको पता तो था नहीं, बैठे बैठे खाने की आदत थी। अब ये जो 2 जेठ है ना, या ये 2 जेठानियां, 2 जेठ, ये चाहते थे कि ये हमारे ही किसी नॉन से, जान पहचान वाले आदमी से लक्ष्मी दूसरी शादी कर ले। क्यों चाहते थे, क्योंकि अगर ये शादी कर लेते, मतलब ये शादी करवा देते इनके जान पहचान से लक्ष्मी के साथ, तो लक्ष्मी तो इनकी हो गई, क्योंकि ये तो किसी, अब जो जान पहचान का होगा वो भी तो इन्हीं का ही होगा। तो वो सारा जो पैसा है, खेत है, खलियान है, वो सब के सब वापस इन परिवार में आ जाएगा, ऐसा वो चाहते थे। परंतु ये थी चालाक, समझदार। लक्ष्मी ने क्या किया, लक्ष्मी ने एक तरह की साधु जैसी वेशभूषा अपना ली, और एक अनाउंसमेंट कर दी, घोषणा कर दी कि मैं जीवन भर सन्यासी का जीवन जीऊंगी, मैं कभी दूसरी शादी करूंगी ही नहीं। ऐसा कहकर उन्होंने इन दोनों चारों को की जो आशा थी, एक उम्मीद थी, उस पर पानी फेर दिया। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई बच्चों? जितने भी बच्चे लास्ट में जुड़ रहे हैं, बाद में जुड़ रहे हैं, वो सब, उन सबको बता देता हूं कि आप शुरू से इस वीडियो को देखिएगा। स्किप करते हुए देखोगे, बीच में से देखोगे, तो आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। और ये पार्ट की स्टोरी थोड़ी बड़ी है, इसीलिए थोड़ा समरी बताने में टाइम लग रहा है। और ये तो आप भी जानते हैं कितना बड़ा पार्ट है। चलिए, तो समय भी लगेगा उस हिसाब से ही। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बस आपको समझ में आना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है, चाहे वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। बात थी यहाँ तक कि उसने, लक्ष्मी ने अनाउंसमेंट कर दी कि अब वह शादी नहीं करेगी किसी से भी, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब नहीं करना चाहती। वो समझ गई थी क्या चाहते हैं ये। तो अब क्या हुआ, एक उसका जो दुर्भाग्य था लक्ष्मी का, वो इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि एक टाइम ऐसा आया जिसने लक्ष्मी लक्ष्मी ने जिसको घर जमाई बनाया था, किसको बनाया था, बड़ी बेटी के पति को, वो उसका भी देहांत हो जाता है, मर जाता है वो। बड़ा दुर्भाग्य था लक्ष्मी का कि उसका पति भी मर गया है, उसके बेटा का पति भी मर गया है, या जो उसके घर में एक जेंट्स अकेला था वो भी मर गया है। अब हुआ ये
कि ये दो जो जेठ थे, जेठानियां थी, इनके मन में बड़ी आशा जग गई, या इनके बेटे भी थे, उनके मन में भी एक आशा जग गई, ये भी बड़े हो गए थे धीरे धीरे। इनके मन में आशा जगी, क्या आशा जगी कि जो लक्ष्मी की जो लड़की है, लक्ष्मी तो शादी नहीं कर रही, लेकिन लक्ष्मी की जो लड़की है वो जो विधवा हुई है उसकी तो दूसरी शादी करवाई जा सकती है। अब किससे करवाया जाए? ये जो बेटा था ना, वो अपने साले को ले आया कि तुम इससे शादी कर लो, ताकि इनका जो धन संपत्ति है, दौलत है, ये सब हमारे पास वापिस आ जाए। ऐसा उन्होंने एक तरकीब सूझी। उसकी बेटी भी समझदार थी, जो बड़ी बेटी थी वो भी बड़ी समझदार थी, उसने भी मना कर दिया था, हालांकि मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो साला बार बार इनके यहाँ जाया करता था, घर में जाया करता था, बिना बिना बात के ही वहां पर पहुंच जाया करता था। कोई काम नहीं है, बस बैठ जाना, बातें करना, बिना वजह वो उनको परेशान किया करता था, यूं कह सकते हो। एक बार ऐसा हुआ एक बार ऐसा हुआ कि बेटे सॉरी लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी के घर में तो दो ही लोग रह गए थे अब, लक्ष्मी और लक्ष्मी की बेटी। लक्ष्मी किसी काम से बाहर चली गई, लक्ष्मी की बेटी थी घर में अकेली। इसका जो साला था वो आ गया इसके घर में और देखा कि कोई नहीं है, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। और जो ये लोग थे, इन्होंने एक तरकीब सूझी थी, वो तो अंदर चला गया, दरवाजा बंद कर लिया, और ये जो लोग थे आसपास के गांव वासियों को बुलाने लगे, सबको बुला लिया। कहां पर? जहां उनकी बेटी थी, वहां दरवाजे के मतलब घर के बाहर इस लोगों को इकट्ठा कर लिया। ये अंदर चले, ये दोनों अंदर थे। अब जब वो जो बड़ी बेटी थी उसने देखा कि दरवाजा बंद कर दिया है किसी ने, यानी इसके ये जो साला है इसने दरवाजा जब बंद कर दिया, तो उसने वो समझ गई कि ये क्या चाहता है। उसने उसकी खूब पिटाई की, अंदर जाकर, अंदर जब वो आ गया तो उसकी खूब पिटाई की, बहुत मारा, बहुत पिटाई की, खूब मरम्मत की, और यहाँ तक कि चेहरे पर नाखून ही नाखून नोच डाले उस बेटी ने। तो जब वो बाहर निकले, या बाहर जब दरवाजा खुला, सॉरी जब दरवाजा खुला, तब तब आसपास के गांव वासी समझ नहीं पाए कि ये क्या है। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में स्थिति क्या है अंदर की, या क्या हुई होगी। और बेटा कहता है, अच्छा बेटे ने झूठ बोला, सॉरी बेटा कह रहा हूं, ये जो बेटे का सुसाला है, इसने झूठ बोला। ये कहा कि मैं तो निमंत्रण पाकर अंदर आया था, निमंत्रण यानी इसने मुझे बुलाया था तो मैं अंदर गया था। और जो बेटी थी लक्ष्मी की, वो कह रही थी कि ये बिना वजह जबरदस्ती अंदर आया है, वो सच बोल रही थी, लेकिन उसका जो साला था वो झूठ बोलने लगा। ये सब मिले हुए थे, इसके घर वाले भी आसपास। तो एक पंचायत बैठी, गांव में पंचायत होती है, पंचायत बैठी। पंचायत बैठने पर एक फैसला लिया गया, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो एक फैसला लिया गया, फैसला में ये कहा गया कि चाहे एक सच्चा हो, चाहे दोनों ही झूठे हों, मतलब कोई भी कैसा भी फैसला हो, क्योंकि हमें तो पता चल नहीं रहा, इसीलिए इस दोष का निवारण यही है, इसका इसका इलाज सिर्फ यही है कि ये एक कमरे से निकले हैं दोनों, इन दोनों की शादी कर दी जाए, यही इसका निवारण है। अब बेटी बड़ी क्रोधित हुई, गुस्सा हुई, और वो चाहती नहीं थी ये काम होना, लेकिन पंचायत अब आदेश कर रही है, ऑर्डर दे रही है, तो उसको मजबूरीवश ऐसा करना पड़ा। और उसकी वो गले पड़ गया बेटे का साला, यानी एक तरह का पति बन गया जबरदस्ती। अब जो ये इतना धन दौलत थी वो सब इस हिस्से में आ गई, आनी थी, ठीक है। अब हुआ ये कि इतना कर्जा हो गया, या इतना कुछ हो गया इनके परिवार में कि पैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, आर्थिक तंगी इतनी हो गई कि लक्ष्मी को एक जगह बुलाकर किसी ने, यानी जिससे उधार लिया था, उसने बहुत अपमान किया, बहुत अपमान किया। लक्ष्मी को ये बात सहन नहीं हुई। लक्ष्मी शहर आ गई, शहर आ गई कमाई धमाई करने, ठीक है। वो कमाने धमाने शहर आ गई, और वो आई लेखिका के पास, लेखिका यानी महादेवी वर्मा के पास। महादेवी वर्मा ने उसको काम पर रखा, और काम क्या था? नौकरानी का, नौकरानी का काम जो होता है वैसा ही काम उसने रखा। अब उनके बीच का जो ये मेल था वो
अब आता है परंतु, परंतु ये जो इतनी बड़ी स्टोरी थी, ये जो बड़ी कहानी थी, ये तो लगभग 30-40% की कहानी थी पूरे पाठ की। अब जो कहानी आती है, जो 50-60% है पाठ में, यानी आधे से ज्यादा पाठ, तो लेखिका और लक्ष्मी का जो मेल था, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनके घर पर आकर वो क्या, किस तरह से वो रहे, क्या क्या परेशानी, क्या क्या सुविधाएं हुई, लक्ष्मी ने, लेखक ने, लेखिका ने लक्ष्मी के बारे में क्या क्या बताया, वो एक बहुत अलग बात है। वो अभी मैंने शुरू भी नहीं किया है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल तो मैं नहीं बताऊंगा, बस थोड़ी बहुत एक आधी बात बता देता हूँ। फिर हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं, बाकी चीज़ें हम साथ साथ भी करते चलेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो बहुत शॉर्ट में बताई हैं, ठीक है। तो लेखिका के पास जब वो आई, तब हालांकि लक्ष्मी अपना नाम किसी को बताती ही नहीं थी, कुछ और ही नाम बताती थी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी होती है धन की देवी, जो उसका नाम रख दिया गया था धन की देवी। और लक्ष्मी के जीवन में तो धन न के बराबर था, नाम मात्र था। मतलब पूरा जीवन उनके जीवन में कभी धन रहा ही नहीं। पहले तो वो यहाँ पर फंसी हुई थी, जब अलग हुई तो उसके पति का देहांत हो गया, या पति का देहांत तो हो ही गया था, बेटी के पति का देहांत हो गया। उसके बाद धीरे धीरे वो पैसा भी छिन गया, वो इधर आ गया, तो उसके जीवन में कभी लक्ष्मी रही ही नहीं, इसीलिए वो छुपाती है अपना नाम हमेशा। हाँ, लेखिका से जब पहली बार मिली थी तो ईमानदारी का परिचय दिया उसने, उसने अपना असली नाम बता दिया था कि मेरा नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मीन भी कह देते हैं लोग। तो हाँ, लेखिका को ये जरूर कहा कि मेरा कोई और उपनाम रख दीजिए, कोई और नाम रख दीजिए, लक्ष्मी मत बुलाना कभी भी। तो उसने भक्तिन नाम रख दिया, भक्तिन। भक्तिन का मतलब क्या होता है? भक्तिन मतलब भगत का स्त्रीलिंग। भगत का स्त्रीलिंग होता है भक्तिन, जो भगवान पूजा पाठ करते, क्योंकि उसकी जो वेशभूषा थी ना लक्ष्मी की, वो बिल्कुल साधु सन्यासी जैसी थी, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसीलिए ये नाम रखा भक्तिन। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी अब शुरू होती है लक्ष्मी और लेखिका, यानी भक्तिन और लेखिका की। भक्तिन और लेखिका जब मेल मिलाप हुआ, इनका मिले, तो काफी एक इंटरव्यू जैसा हुआ कि क्या क्या कर लेती हो घर के काम वगैरह वगैरह वगैरह। चलो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, सारी डिटेल में बताता ही नहीं हूँ, ठीक है। सारी डिटेल बताने लगूंगा तो आज बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। लेखिका के और लक्ष्मी का जो मेल मिलाप हुआ है ना, उसके बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं बताता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत ज़रूर सुनना है, क्योंकि पाठ को समझने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। अगर जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, अगर वो शुरू से सुनेंगे इस वीडियो को, तो आपको पाठ समझ में आ जाएगा। चलिए, बाकी और ज़्यादा बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे इसी पाठ के बारे में। एक ही दिन में शायद पाठ नहीं हो पाएगा, देखते हैं, एक दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, या इससे भी ज़्यादा या कम टाइम लगता है, पता नहीं। लेकिन थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा इस पाठ को, क्योंकि बहुत बड़ा पाठ है। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, एक एक करके ये पार्ट आ जाएंगे जब तक पाठ पूरा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, मैं लेखिका और भक्तिन के बारे में बता रहा था कि इनका जो मेल हुआ, इनका जो इंटरव्यू लेकर इनको नौकरी पर रख लिया गया, उसके बाद भक्तिन के बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत, कि भक्तिन एक ऐसी स्त्री है जो अपने अनुसार लोगों को ढाल लेती है। अपने अनुसार लोगों को ढाल लेती है मतलब अपने अनुसार बना लेती है, कि जैसे वो रहती है, यानी भक्तिन जैसा खुद रहती है वैसा ही औरों को बना लेना चाहती है, चाहे वो खुद नौकरानी क्यों ना हो। और दूसरी ओर महादेवी वर्मा एक स्टैंडर्ड की, जो जो अच्छा खाना, अच्छा रहना का तरीका उसको आता है, भक्तिन, सॉरी, महादेवी वर्मा को, यानी लेखिका को। और दूसरी ओर लक्ष्मी को ऐसा कुछ नहीं आता है, भक्तिन को ऐसा कुछ नहीं आता है। उसको एक देहाती जीवन, यानी गांव में थोड़ा अनपढ़ता से जो रहते हैं लोग, वैसा ही जीवन वो गुजारते हैं। और वो अपने अनुसार ढाल लेती है लोगों को भी, लेखिका को भी अपने अनुसार बना लिया उसने। अपने अनुसार कैसा बना लिया? जैसे बिना तय किए हुए, बिना प्रेस किए हुए, तय किए हुए कपड़े पहन लेना, ठीक है। ये लेखिका को सहना पड़ता था, क्योंकि भक्तिन खुद ऐसा कुछ करती नहीं थी। अच्छा, रात का बना हुआ सुबह खा लिया, सुबह का बना हुआ रात को खा लिया। और गांव का जो डिश होती है, गांव की जो, यानी खास तौर पे लक्ष्मी के गांव की, यानी भक्तिन के गांव की जो डिश होती है, डिश है, या जो उसको आता है, जैसे दलिया, पुए,
खिचड़ी, ये चीज़ें, चटनी, ये चीज़ें खाना पड़ता था लेखिका को। क्यों? क्योंकि इसको यही चीज़ें पसंद थी, भक्तिन को। और वो मैं बताया ना, अपने अनुसार ढाल लेती है लोगों को। रोटियां भी अच्छी तरह से नहीं बनाती थी। लेखिका ने उसको शुरू शुरू में तो निकालना चाहा था कि नहीं, मेरी पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वो स्त्री नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ, जो मेरा देखभाल करे या मेरी नौकरानी करे, नौकरानी का काम करे। वैसी वो स्त्री नहीं लगी उसको, इसलिए वो मना करती है, मना करना चाहती है कि नहीं। लेकिन उसको याद आया, लेखिका को, कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने काम न होने की वजह से, बेरोजगार होने की वजह से सूली पर चढ़ जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, या कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जो उनको नहीं उठाना चाहिए। तो उन लोगों की याद हो आई। लेखिका ने फिर इसीलिए उनको टोकना, उसको रोकना, उसको नौकरी से निकालना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने निकाला भी नहीं। लेकिन भक्तिन के अंदर गुण भी बहुत हैं, बहुत अच्छे गुण हैं। ये तो दोष मैंने बताए अभी तक, गुण भी बहुत हैं। गुण किस तरह के? कि हमेशा लेखिका का बहुत ध्यान रखती थी, रात रात भर जागती थी लेखिका के साथ। लेखिका का काम क्या है? लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना, वगैरह वगैरह, ये काम है उसका, लेखिका का, महादेवी वर्मा का। वो उसके साथ ही जागी रहती थी कि कहीं कोई कलम चाहिए, कभी कोई किताब चाहिए, कोई फाइल चाहिए, कोई कलर चाहिए, कुछ और चाहिए, और भूख लगी है रात के समय में, शरबत बना के दे देना। इतना ही देखभाल करना, इतना तो कोई माँ बेटी भी नहीं करती होगी। हालांकि वो माँ की उम्र की थी, लेखिका की माँ की उम्र की थी, तो माँ बेटी भी नहीं करती होगी इतनी रखवाली बेटी की जितनी वो करती थी। और उससे पहले उठ जाती थी भक्तिन, लेखिका के से पहले ही उठ जाती थी। सुबह सुबह उठकर उनके लिए जो भी नाश्ता वगैरह बनाना, पूरे दिन का काम करना, बहुत काम करती थी, बहुत अच्छा काम करती थी। ये थे उसके अंदर गुण। लेकिन दुर्गुण भी थे, जैसे मैंने बता दिए कुछ तो। और अपने अनुसार ढाल लेती है, यही सबसे बड़ा दुर्गुण था, अपने अनुसार सबको चलाना चाहती है। और भी बहुत सी चीजें हैं, दुर्गुण भी हैं, और भी बहुत से गुण भी हैं उसके अंदर, जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी मैं तो सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ कि एक्चुअल में लक्ष्मी या भक्तिन और महादेवी वर्मा, इन दोनों का जो मेल था वो कितना सुखद रहा। आपने एक पाठ पढ़ा होगा, आलो अंधारी। आलो अंधारी पाठ पढ़ा था? जवाब दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। आलो अंधारी पाठ आपने +1 में पढ़ा होगा। 11वीं कक्षा का जो पाठ है आलो अंधारी, इस पाठ में हमने पढ़ा था कि एक नौकर होता है, सॉरी, एक नौकरानी होती है और एक मालिक होता है, तातुश और बेबी हालदार। इनके बीच जो लगाव हुआ था ना, बाप बेटी का, ठीक वैसे ही, बिल्कुल वैसी ही कहानी है, थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती सी, कि भक्तिन और महादेवी वर्मा की भी वही कहानी है। भक्तिन थोड़ी उम्र की बड़ी है, तो इसलिए माँ कह लो उसको, और ये बेटी की तरह, तो माँ बेटी जैसा रिश्ता हो गया था उनका। तो और भी न जाने कई बातें हैं जो हम पाठ को पढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे, पर उसके लिए हमारे साथ हमें आपको बना रहना पड़ेगा। एक एक लाइन को मैं समझाऊंगा, और इसमें ये एक दिन में पाठ पूरा नहीं होने वाला। हो सकता है 2 दिन लग जाए, हो सकता है 3 दिन लग जाए, इससे भी कम या ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो जैसे ही पाठ पूरा हो जाएगा, बता दी, आपको पता चल ही जाएगा वैसे तो। लेकिन बड़ा पाठ होने की वजह से ये एक दिन में पूरा नहीं हो रहा, इसीलिए जितना भी हो पाता है इस पार्ट में, इस सेशन में, वो देख लीजिए, बाकी हम बाद में देखते हैं, ठीक है। जरूर आपको देखने चाहिए, जितने भी पूरा पाठ देखना चाहिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। और जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, बार बार कह रहा हूँ, वो शुरू से इस वीडियो को देखिए, ताकि ताकि आपको पाठ समझ में अच्छी तरह आ जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, ये है पाठ भक्तिन। भक्तिन पाठ शुरू होता है यहाँ से। और ये शुरू कहाँ से हो रहा है, पहले ये बता देता हूँ मैं आपको, कि ये जो कहानी शुरू में बता रखी है, वो पहले तो ये बताएगा कि महादेवी वर्मा भक्तिन के बारे में बता रही है कि वो भक्तिन भी एक ऐसी स्त्री है जिसके अंदर ये गुण है, या ये बोलती है वो, वगैरह वगैरह। उसके बाद भक्तिन जब उसके वहां आई थी, तो उसने अपनी कहानी बताई थी पूरी, कि मेरे साथ क्या क्या घटित हुआ है पूरे जीवन में। और फिर वो पहले बता देगी महादेवी वर्मा कि उसके जीवन में क्या क्या घटित हुआ है, फिर वो अपने साथ के बारे में बताएगी, ठीक है। तो पहला 1-2 पैराग्राफ तो कुछ अलग भक्तिन के बारे में है। उसके बाद
भक्तिन की कहानी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और फिर 2-3 पेज तक के बाद फिर से भक्तिन और महादेवी वर्मा के साथ जो हुआ, जो मेल मिलाप हुआ है, जो लगाव हुआ, वो कैसे हुआ, क्या क्या दुर्गुण, क्या क्या सगुण, वो बताएगी महादेवी वर्मा। किसके बारे में? भक्तिन के बारे में। तो ऐसा हम पढ़ने वाले हैं पूरे पाठ के बारे में। आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं पूरा पाठ ही समझा दिया है कि ये चीज़ें हम इस तरह से करने वाले हैं, ठीक है। चलिए मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। पहली लाइन में ध्यान से सुनते चलिएगा, एक एक लाइन को अच्छे से हम समझेंगे। देखिए, छोटे कद और दुबले शरीर वाली, छोटा कद था किसका? भक्तिन का, और दुबला शरीर था। दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों, ओठों, ओठों माने लिप्स, होठ कि कोनों के होठों के कोना कौन सा? ये कोना जो है, इस कोना में दृढ़ संकल्प ले रखा था, और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी। छोटी सी आंखें थी, छोटी छोटी आंखें थी उसकी, और विचित्र समझदारी थी उसके अंदर। विचित्र यानी अनोखी समझदारी थी किसके अंदर? भक्तिन के अंदर। लेकर जिस दिन पहले पहल मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, सबसे पहले जो उपस्थित हुई थी किसके पास? महादेवी वर्मा के पास। तब तब से आज तक के एक युग का समय बीत चुका है, मतलब बहुत टाइम हो गया है, बहुत का समय बीत चुका है, एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, पर जब कोई जिज्ञासु यानी जानना चाहता है कि कितना वर्ष हो गए हैं तुम्हारे और भक्तिनी और महादेवी वर्मा के बीच का जो संबंध है, कब तुम मिले थे, उस समय से लेकर अब तक कितना टाइम बीत चुका है, इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है अगर कोई, तो वह पलकों को, पलक मतलब समझते होंगे ना, आंखों की पुतलियां, पलक को आधी पुतलियों तक गिराकर यानी आधा बंद करके, और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर करके, ये ठुड्डी होती है, इस ठुड्डी को थोड़ा सा ऊपर कर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है। विश्वास के साथ यानी एक कॉन्फिडेंस के साथ, कंठ माने गले, गले से जवाब देती है। क्या जवाब देती है? उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी अलग सी है, ठीक है, वो अब मैं समझा दूंगा आपको। देखो, तुम पचई का बताई, पचई का मतलब होता है लोगों, तुम लोगों को का बताई, क्या बताएं, यही 50 बरिस से संग रहित हैं, मतलब यही कोई 50 साल से हम साथ रह रही हैं। ऐसा वो विश्वास के साथ जवाब देती है, हालांकि 50 साल हुए नहीं है, 50 साल जानबूझ के वो ऐसा बढ़ा चढ़ा कर कहती है भक्तिन। तो यही कोई 50 साल से साथ रहती हैं। अब भक्तिन सोचती है, सॉरी महादेवी वर्मा सोचती है कि इस हिसाब से तो मैं 75 की ठहरती हूँ, क्योंकि जब वो आई थी तो मैं 25 साल की थी, और 50 साल साथ हो गए तो इस हिसाब से तो मैं 75 की हो गई। और कहाँ है, हाँ, इस हिसाब से तो मैं 75 की ठहरती हूँ, और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। और वह कौन? भक्तिन। और वो तो मुझसे भी काफी बड़ी है, यानी वो तो मेरे से भी 25-30 साल या उससे भी ज्यादा बड़ी है मुझसे, तो वो तो 100 साल की उम्र भी पार कर गई। जो कि असंभव था, मतलब असंभव तो क्या था कि यूं था कि मुश्किल था, ऐसा नहीं था, रियलिटी यही नहीं थी। इसका भक्तिन को पता भी नहीं है कि सच बात तो ये है कि जब से वो आई है, अगर वो 50 साल हो जाते तो वो 100 साल की उम्र हो जाती, इस बात का भक्तिन को ज्ञान ही नहीं है। पता हो तो भी, अगर पता हो भी ना कि हम मुझे 100 साल के ऊपर, तो भी वह संभवतः मेरे साथ जो बीते हुए समय है, उस समय में रत्ती भर भी कम नहीं करना चाहेगी। रत्ती भर यानी थोड़ा सा भी कम नहीं करना चाहेगी, थोड़ा सा भी घटाना नहीं चाहेगी कि 50 की बजाय 40 कर ले, 30 कर ले, ऐसा वो करना नहीं चाहेगी। क्यों? क्योंकि उसको पसंद है ज्यादातर उसके साथ ज्यादा समय बिताना, तो वो एक बार बोलने के बाद वो पसंद नहीं करेगी 50 से कम बताने का। हाँ, तो मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के साथ को खींचकर 100 वर्षों तक पहुंचा देगी। अभी तक तो वो ये कह रही थी ना कि मैं हम लगभग 50 साल से साथ रह रही हैं, विश्वास के साथ जो जवाब दे, लेकिन माधवी वर्मा को एक शक भी है कि ये थोड़ा समय और बीत जाएगा ना, साल 2 साल 5 साल बीत जाने पर ये कहेगी कि 100 साल से हम साथ रह रही हैं। अब हालांकि ये तो बात बढ़ा चढ़कर कह तो देगी, इस हिसाब से तो 100 साल से साथ रह रही हैं, तो इस हिसाब से तो चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार ही क्यों ना ढोना पड़े, कि मैं 150 वर्ष की क्यों ना हो जाऊं, लेकिन उसको इस बात का कतई पता नहीं है। मतलब वो इस बात को बढ़ा चढ़ाकर ही बताएगी। समझ में आया बच्चों? ये पैराग्राफ, एक पैराग्राफ ही पढ़ा है हमने, ज्यादा नहीं पढ़ा अभी,
क्योंकि आज ज़्यादातर समय तो समरी बताने में चला गया। कल से समरी नहीं बताएंगे, अगर हम नेक्स्ट क्लास में हम समरी नहीं बताएंगे इस पार्ट के बारे में, सिर्फ डायरेक्ट शुरू ही करेंगे। समरी आज हो गई है, बहुत है, क्योंकि बार बार समरी बताना ठीक नहीं है। हाँ, थोड़ा थोड़ा समझाता चलूँगा साथ साथ, लेकिन अगर आपने वो समरी नहीं सुनी है या बीच में से जुड़े हो तो आप शुरू से इस वीडियो को देखिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू से वीडियो देखना, क्योंकि आप में से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बीच में से जुड़ के पसंद करते हैं जुड़ना पढ़ना। तो ऐसा मत कीजिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ और आगे भी बार बार कहता रहूँगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली, सेवक का जो धर्म होता है उसमें हनुमान जी से स्पर्धा रखती थी। कौन कौन रखती थी? जवाब दो, जवाब दो। जवाब आएगा भक्तिन। भक्तिन हनुमान जी से स्पर्धा रखती थी। स्पर्धा स्पर्धा मतलब कंपटीशन। कंपटीशन था उसका हनुमान जी से। हनुमान जी जितनी सेवा करते थे ना अपने भगवान की, वैसे ही वो मेरी सेवा करती थी, बिल्कुल उतनी ही भक्ति थी मेरी भी। वो मतलब सेवा करती थी, सेवक धर्म में वो हनुमान जी से स्पर्धा रखती थी। सॉरी। करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर, अंजना की पुत्री नहीं थी वो, हालांकि हनुमान तो अंजना के पुत्र थे, है ना, लेकिन वो अंजना की पुत्री नहीं थी। तो अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या, अनाम धन्या का मतलब क्या होता है? अनाम धन्या का मतलब होता है जिसका नाम न पता हो। अनाम धन्या एक ऐसे आदमी की लड़की जिसका नाम ही नहीं पता, उस आदमी का नाम ना पता, मतलब उसके पिता का नाम नहीं पता। अनाम धन्या इसका मतलब है कि जिसका नाम न पता हो, तो उसके पिता का नाम नहीं पता। एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। गोपालिका मतलब जो गाय भैंस चराने जाते हैं, जैसा मैं शुरू में ही बता रहा था भक्तिन के बारे में, लक्ष्मी के बारे में। भक्तिन और लक्ष्मी एक ही बात है, आपको पता होगा। तो अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है, यानी लड़की है। नाम है लक्ष्मीन। लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मीन कह लो या लक्ष्मी कह लो, ठीक है। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, मेरे नाम की विशालता, मेरे नाम का जो विशालता है, मेरा नाम का विशाल क्या है? मेरा नाम मतलब लेखिका ये बात कह रही है, लेखिका का नाम क्या है? महादेवी वर्मा। जैसे महादेवी वर्मा मेरे लिए दुर्वह है, दुर्वह मतलब ढोना जिसको कठिन हो, जिसको ढोना कठिन हो। महादेवी वर्मा का मतलब क्या होता है? महान देवी, महान देवी है जो, तो जो महान देवी हो उसको कहते हैं महादेवी। तो जैसे महादेवी वर्मा कह रही है, जैसे मैं मेरे नाम को ठीक नहीं कर पाती हूँ, मैं कोई महान देवी नहीं हूँ, ऐसा लेखिका कह रही है। तो जैसे वो नाम मेरे लिए कठिन है ढोना, ठीक वैसे ही किसके लिए कठिन हो रहा है? वैसे ही लक्ष्मी, लक्ष्मी की समृद्धि भक्त, वैसे ही ठीक वैसे ही लक्ष्मी को अपना नाम ढोना भी कठिन लग रहा है। कौन सा नाम? लक्ष्मी। उसके लिए क्या लिखा हुआ है? थोड़ा घुमा फिरा के लिखा हुआ है, देखो। वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि, समृद्धि माने धन दौलत आ जाना, पैसा आ जाना। तो लक्ष्मी की जो समृद्धि होती है वो भक्तिन के कपाल, कपाल होता है ये माथा, माथे की कपाल, कपाल की कुंचित, कुंचित यानी सिकुड़ी हुई, जैसे सिकुड़ी हुई जो रेखाएं हैं ना, यानी किस्मत कह लो उसको, कपाल की कुंचित रेखाओं में बंध नहीं सकी, यानी उन रेखाओं में समा नहीं सकी। क्या नहीं समा सकी? लक्ष्मी की समृद्धि, लक्ष्मी का जो समृद्धि होती है, धन दौलत होता है, वो उसकी रेखा में समा नहीं सकी, यानी उसकी किस्मत में आई नहीं लक्ष्मी। समझ में आया? चलिए, समझ में ना आए तो कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। मतलब अक्सर सबको ही ये बात करनी पड़ती है, जैसे सबके अलग अलग नाम होते हैं, और कईयों के नाम तो बहुत ऐसे ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सत्यवादी या सत्यवीर, सत्यवीर कह लो, या सत्यवादी कह लो, या हरीशचंद्र जी कह लो। हरीशचंद्र सत्य के लिए प्रसिद्ध थे, एक भी एक नाम मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं, सत्यवादी। तो सत्यवादी अगर किसी का नाम है और वो हमेशा झूठ बोलता है या बीच बीच में वो झूठ बोलता रहता है, तो वो उसके नाम के लायक नहीं है। तो वैसे तो हर किसी को ही ये नाम के जो दुर्वह है या जो ढोना है वो कठिन ही होता है मोस्टली। तो ऐसा ही लिखा हुआ है, देखो।
वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है यानी विरोध का आभास करना पड़ता है कि मेरा नाम जो है वो उसका जो आभास है वो कुछ अलग है, वो जो दिखावा है, जो नाम है वो अलग है और जो व्यवहार है वो अलग है। ऐसा हो ही जाता है अक्सर। चलिए, लेकर जीना पड़ता है। पर भक्तिन बहुत समझदार है। पर भक्तिन ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने बड़ी समझदारी से काम लिया। किस तरह की समझदारी दिखाई उसने? क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम, समृद्धि सूचक यानी लक्ष्मी नाम, किसी को बताती ही नहीं, वो बताती ही नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, जब वो नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष, शेष यानी बाकी का, इतिवृत्त, इतिवृत्त यानी बची हुई कहानी, बाकी बची हुई कहानी के साथ साथ यह भी बता दिया था। क्या बता दिया था? कि मेरा नाम लक्ष्मीन है या लक्ष्मी है। पर इस प्रार्थना पर बताया था कि इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं, कि मैं कभी भी यानी महादेवी वर्मा कभी भी लक्ष्मीन नाम पुकारे नहीं, न पुकारे। इस ऐसा कहा था उन्होंने। उपनाम रखने की प्रतिभा होती, अगर उपनाम रखने की प्रतिभा होती, उपनाम यानी कोई और नाम रखना, ऐसा ऐसा टैलेंट अगर मेरे अंदर होता, माधवी वर्मा कहती है कि ऐसा टैलेंट अगर मेरे अंदर होता, प्रतिभा होती, तो सबसे पहले तो मैं अपना नाम रखती। तो ऐसा ही लिखा हुआ देखो, उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती, यानी मेरा खुद का नाम मैं रखती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने, इस तथ्य को यानी इस सच्चाई को देहातिन यानी वो गांव की स्त्री, यानी कौन? भक्तिन, भक्तिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर, इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, मतलब जब उस ये देखा कि उसका नया नामकरण करना चाहिए, नाम बदलना चाहिए, तो मैंने क्या देखकर किया? उसकी कंठी माला थी। कंठी माला मतलब कंठ में एक माला डली हुई थी, साधु जैसी वेशभूषा थी। तो कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन, उसका नाम रखा था भक्तिन। तो भक्तिन जैसे कवित्वहीन, यानी इतना महत्व नहीं रखता, इतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन वो बड़े खुश हुई कि इतना अच्छा नाम रख दिया है मेरा। तो वो बड़ी खुश हुई, हालांकि वो कवित्वहीन है। कवित्वहीन यानी ये बहुत बड़ा नाम नहीं है, बहुत अच्छा नाम नहीं है। तो भक्तिन जैसे नाम, जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। गदगद हो उठी मतलब प्रसन्न हो उठी, प्रसन्न हो गई। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? पक्का क्लियर है यहाँ तक? अगर नहीं है तो बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी। आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट कीजिए जल्दी से अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया हो तो। और समझ में आ गया हो तो भी कमेंट कीजिए कि यस सर समझ में आ गया है। और जो बच्चे लाइव नहीं देख रहे, जो बच्चे बाद में देख रहे हैं, लाइव नहीं देख रहे, जो बाद में देख रहे हैं, उन सबको बता देता हूँ कि आप लोग भी कमेंट कीजिए, क्योंकि बाद में भी मैं कमेंट पढ़ता हूँ। फिर कमेंट पढ़ूंगा तो आपको, मुझे पता तो लगे एटलीस्ट कि आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। चलिए, तब तक हम आगे बढ़ जाते हैं। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त, इतिवृत्त यानी बचा हुआ, बची हुई कहानी, यानी शुरुआत की कहानी कह सकते हो। शुरुआत की कहानी बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या, मतलब उसके स्वभाव को पूर्णतः यानी पूरी तरीके से तो क्या, अंशतः यानी थोड़ा सा समझना भी कठिन होगा। पूरी तरीके से तो क्या समझना था, थोड़ा बहुत भी समझना कठिन होगा। कब? जब हम शेष कहानी बिना जाने, शेष जो उसकी जो शुरुआत की जो कहानी है उसको जाने हुए अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो उसको पूरी तरीके से तो क्या, थोड़ा सा भी नहीं समझ सकते। ठीक है, तो वो अब शुरू से बताती है कहानी जो मैंने आपको बताई थी, लेकिन शॉर्ट में बताई थी मैंने, इसमें थोड़ी डिटेल में है। तो वो हम पढ़ते हैं, आपको साथ साथ बताता चलता हूं। वह ऐतिहासिक झूसी में, ऐतिहासिक झूसी में मतलब ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल है, ऐसा एक गांव का नाम है झूसी। नाम क्या है? झूसी। झूसी में गांव प्रसिद्ध, सॉरी, वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध, गांव प्रसिद्ध एक सूरमा, एक सूरमा मतलब वीर, बहादुर। सूरमा का मतलब होता है बहादुर। सूरमा की, सूरमा की, एक सेकेंड,
सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं थी, मतलब इकलौती बेटी तो थी, साथ ही साथ विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली है। अच्छा ये बता देता हूँ, ये मैंने बताया भी नहीं है कि लक्ष्मी का जो पालन पोषण हुआ है, लक्ष्मी का जो पालन पोषण हुआ वो अम, वो हुआ एक विमाता के हाथ। विमाता मतलब सौतेली माँ, सौतेली माँ के हाथ हुआ है, यानी सौतेली माँ ने उसका पालन पोषण किया है। और उसके पिता तो सौतेले नहीं थे खैर, लेकिन उसकी माँ थी ना वो सौतेली थी, ठीक है। सौतेली माँ ने उसका पालन पोषण किया। इसके साथ साथ और बता देता हूँ बात कि सौतेली माँ ने बड़ा ही बुरी तरह से उसका पालन पोषण किया है, अच्छा पालन पोषण नहीं किया। हालांकि उसकी जल्दी ही शादी कर दी गई। आपको जल्दी ही शादी कर दी, कितने कब शादी की, जब वो 5 साल की थी। जब वो 5 साल की थी उसकी शादी भी कर दी गई। पहले के जमाने में ऐसा हो जाया करता था। और ससुराल वाले ने अपनी बहू, अच्छा शादी करना एक अलग बात है और गोना करना एक अलग बात होती है। शादी करना मतलब वो एक तरह की बंध गई है कि ये इसके घर ही जाएगी, शादी करना। और गोना करना होता है ससुराल भेजना, अपनी बेटी को ससुराल भेजना गोना करना कहलाता है, ठीक है। तो उसकी जो शादी हुई थी वो 5 साल की उम्र में हो गई थी। और ससुराल वालों ने अभी बेटी की मांग भी नहीं की थी कि अब बेटी को भेज दो, लेकिन बिना मांगे ही उसने 9 वर्ष की उम्र में ही, यानी जब वो भक्तिन या लक्ष्मीन 9 वर्ष की आयु थी तब ही उसका गोना भी कर दिया था उसकी सौतेली माँ ने। वो नहीं चाहती थी कि वो वहां रहे, ठीक है। तो 9 वर्ष की आयु में ही उसका गोना कर दिया और वो अपने ससुराल चली गई। 9 वर्ष की आयु में, देख लो, अब 9 वर्ष की तो छोटी सी बच्ची होती है। चलिए, तो ऐसा ही कुछ पढ़ेंगे हम। देखो इस पैराग्राफ में जो मैंने अभी बताया, विमाता की किंवदंती, किंवदंती का मतलब सुनी सुनाई, बन जाने वाली ममता। ये जो ममता थी ना, ये तो सिर्फ सुनी सुनाई थी, किसकी, इस विमाता की। विमाता यानी जो सौतेली माँ थी, उसके अंदर कहाँ तो ममता रही होगी, तो इसीलिए किंवदंती बन जाने वाली ममता कहा है। ममता की छाया में पली है। 5 वर्ष की वर्ष वय में, वय मतलब होता है उम्र, उम्र में, एज में, 5 वर्ष की एज में या उम्र में उसे हंडिया ग्राम, एक गांव था हंडिया, जिस गांव उसकी शादी हुई, हंडिया ग्राम यानी गांव के एक संपन्न गोपालक, एक संपन्न गोपालक था। संपन्न यानी पैसा खूब था उनके पास, अच्छा खासा था। संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर, सबसे छोटे बेटे के साथ उसकी शादी कर दी गई और पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। ख्याति माने प्रसिद्धि। शास्त्र में लिखा है ना कि बेटी को विवाह करना से पुण्य मिलता है या प्रसिद्धि मिलती, ख्याति मिलती है बेटी का विवाह करने से। तो उसने तो 2 पग आगे रहने की ख्याति कमा ली। 2 पग कैसे आगे रहा, 2 पग माने 2 कदम, 2 कदम आगे रहा। क्यों? क्योंकि उसने इतनी जल्दी उसकी शादी कर दी, यानी बेटी की 5 वर्ष की आयु में ही। और 9 वर्षीय, जब वो 9 वर्षीय थी युवती, कौन सी युवती, लक्ष्मीन या भक्तिन का गोना देखकर यानी गोना देकर मतलब ससुराल भेजकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का भी पुण्य लूटा। बिना मांगा, अभी मांगी भी नहीं थी बेटी उनकी, फिर भी वो उसको लौटा दी, वापस दे, मतलब अपने ससुराल भेज दिया उसके बेटी को। और महाजन जैसा पुण्य लूटा है उसने। व्यंग्य में ये बात कही गई है, एक्चुअल में कोई पुण्य नहीं लूटा हुआ उसने। चलिए, समझ में ना आया हो तो बता दीजिए। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण, अगाध प्रेम था पिता का, प्रेम होने के कारण संभवतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा। ये बात जो चल रही है वो पहले सुन लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कि एक पिता, एक विमाता, विमाता किसकी, भक्तिन की, उनके पास अच्छा पैसा था, ठीक है, पैसा था। पिता की मौत हो गई, भक्तिन के पिता की मौत हो गई, लेकिन उसका संदेश नहीं भेजा भक्तिन के पास। क्यों? क्यों नहीं भेजा? क्योंकि अगर वो उसको संदेश भेजती तो उसकी धन संपत्ति में वो हिस्सेदार बंटवारा चाहती शायद, कि मैं उनकी बेटी हूं, मुझे भी कुछ हिस्सा दो, वगैरह वगैरह। विमाता ये बात चाहती नहीं थी कि उस भक्तिन को कुछ हिस्सा मिले। तो उसने वो जो समाचार था ना पिता का मरने का, वो भेजा ही नहीं। और वो बीमार चल रहे थे उसका समाचार भी नहीं भेजा, और मर गए तब बहुत दिनों के बाद उसने एक समाचार भेज दिया कि उसके पिता मर चुके हैं, ऐसा
भक्तिन की सास के हाथ बता दिया, सास को बता दिया कि उसके पिता मर चुके हैं, ऐसी खबर पहुंचा दी। सास ने बताया नहीं भक्तिन को। क्यों नहीं बताया? कि अगर मैं बताऊंगी तो यहीं पर ये रोना धोना शुरू कर देगी, और वो चाहती नहीं थी कि उनके घर में रोना धोना हो। तो उसने क्या किया, एक बार बहाना बनाकर, ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, थोड़ा बहाना बनाया कि कई दिन हो गए कि तुम अपने मायके नहीं गई हो, इसीलिए जाओ मायके, घुमाओ थोड़े दिन, जाओ। अब वो बड़ी खुश हुई कि मुझे मायके में जाने को मौका मिलेगा, पिता से मिलने का मौका मिलेगा। अब वो गई तो पड़ोसी भी यही बात कह रहे थे कि लक्ष्मी तू अब आई है इतने टाइम के बाद। वो हैरान हो रही थी, इतने टाइम के बाद आई हूँ मतलब, ऐसा क्या हो गया? वो जैसे ही वो घर गई, घर में जाने पर पता चला उसके पिता की मौत हो गई। तो वो बहुत गुस्सा हुई, बहुत गुस्सा हुई। उसको गुस्सा इस बात पर था, रो भी रही थी, गुस्सा भी था, क्योंकि उसको बताया तक भी नहीं गया कि उसके पिता मर चुके हैं। और गुस्सा किस तरह से उसने व्यक्त किया वो देख लो। ऐसा ही कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण, बहुत प्रेम था, संभावतः स्वभावतः, यानी जो ईर्ष्यालु जो स्वभाव की है, उस स्वभाव ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में स्तर्क, संपत्ति की रक्षा कौन कर रही है? स्तर्क है वो विमाता यानी सौतेली माँ ने। उसके मरणांतक रोग, मरणांतक यानी मरण के अंत तक, जब तक वो मर नहीं जाता, ऐसा रोग हो गया था उसके पिता को। मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। मृत्यु की समाचार हो गया यानी मर भी गए, तब वो भेजा था उसका समाचार। रोने पिटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। बहुत दिन से नहर नहीं गई, नहर मतलब मायका, मायका नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर उसने, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। सास ने उसे विदा कर दिया कि तुम जाओ देखाओ। इस अप्रत्याशित अनुग्रह, अप्रत्याशित, जिसको उसको भी नहीं पता था कि इतना अनुग्रह क्यों हो रहा है, अनुग्रह मतलब कृपा, मेरे ऊपर इतनी कृपा क्यों की जा रही है, लेकिन उसको पता नहीं था। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों पे पंख लगा दिए थे, पैरों में पंख लगा दिए। किस तरह के पंख? कि उड़कर वो चली गई, उड़कर मतलब भागती हुई, वो बड़ी खुश होती हुई, इसको कहते हैं पैरों में पंख लगा जाना। वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। क्या झड़ गए? वो पंख। गांव की सीमा में पहुंचे और वो झड़ गए। क्यों? उसको पता लगा वहां क्या हो रहा है। पड़ोसी जो कह रहे थे वो ये कह रहे थे, हाय लक्ष्मी न भाई, कि अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं थी, उसको भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसलिए अस्पष्ट कहा है। अस्पष्ट पुनरावृत्तियां, यानी बार बार एक ही बात को कहा जा रहा था कि हाय लक्ष्मी अब आई, हाय लक्ष्मी अब आई। पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतियां, सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल गई, यानी घर तक ले गई। पड़ोसी सब सहानुभूति प्रकट कर रहे थे, पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न पिता का चिन्ह शेष बचा था, यानी पिता तो थे ही नहीं। और न विमाता के व्यवहार में, विमाता यानी सौतेली माँ के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। शिष्टाचार भी नहीं दिखाया विमाता ने, यानी सौतेली माँ ने। शिष्टाचार मतलब मैनर्स, कि थोड़ा बहुत वो आई है, इतना दूर से आई है, थोड़ा उसकी बातें सुने, उसको समझाए, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया उसने, शिष्टाचार दिखाया ही नहीं। दुख से शिथिल, दुख से शिथिल होकर यानी थक कर, और अपमान में जलती हुई, इतना घोर अपमान हुआ उसका, जलती हुई वह घर में पानी भी पिए बिना, बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। बिना पानी पिया और वो अपने ससुराल वापिस आ गई उसी दिन ही। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया क्रोध शांत किया। मतलब जो सास को खरी खोटी सुनाई कि तुम, आपको तो पता चल गया था बहुत पहले ही, तो हमें, मुझे क्यों नहीं बताया, तो ये जो गुस्सा था विमाता का वो शांत हुआ। और पति पर के ऊपर गहने फेंक फेंक कर, गहने फेंक फेंक कर अपने पिता के चिर विछो, चिर विछो मतलब जो लंबे समय से बिछड़न चल रहा था, उसकी मरम व्यथा व्यक्त की। मरम व्यथा यानी जो पीड़ा थी अंदर की, वो व्यक्त की, बताया। किसके ऊपर? गहने फेंक कर, पति के ऊपर। ये तो एक गुस्से उतारने का एक तरीका था उसका। समझ में आया बच्चों? पक्का? अगर आ गया हो तो बताइए समझ में आ गया है, अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए कि नहीं आया। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट कीजिए कि हमें समझ में आ गया है, और अगर समझ में नहीं आया तो भी बता दीजिए कि हमें समझ में नहीं आया, ताकि हम आगे बढ़ पाएं। आप लोग कमेंट करोगे नहीं तब तक फिर कैसे आगे बढ़े? ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि जितना बड़ा पार्ट हमने पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ यहाँ तक भी समझ में आ गया हो तो फिर अब आगे पढ़ने का फायदा भी है। अगर यहाँ तक ही समझ में नहीं आया
तो वो आपके लिए पढ़ना बेकार है। तो एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको आगे के बारे में बता पाऊँ। दूसरी बात, एक और बात मेरे दिमाग में आई जो आपको बतानी चाहिए थी। आपकी बोर्ड क्लास है, तो आपको बोर्ड क्लास में अब जो एग्ज़ाम होने वाले, लॉकडाउन चल रहा है जैसा आपको पता ही है ना। लॉकडाउन चल रहा है। अभी कल ही एक न्यूज़ आई है, कल परसों में ही मतलब हो गए कुछ एक दिन, तो एक न्यूज़ आई है जो आपको पता है कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और लगभग 17 मई तक कर दिया गया है। आपकी जो चेकिंग थी, यानी जो पहले की +2 क्लास थी, उसकी चेकिंग भी अभी शुरू नहीं हुई है सीबीएसई, और उनकी चेकिंग करना, उनके एग्ज़ाम करवाना बहुत अभी टाइम लग सकता है। पता नहीं एग्ज़ाम कंडक्ट हो भी पाएंगे, रिजल्ट कैसे घोषित होगा, वगैरह वगैरह, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो ठीक ऐसा ही ये कनेक्शन आपके साथ भी जुड़ा हुआ है कि 12वीं कक्षा से संबंधित जितने भी सिलेबस है उसमें थोड़ी सी काट छाट भी हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि आपका टाइम बढ़ा दिया जाए, या ऐसा हो सकता है कि जो सेशन था जो मार्च में ख़त्म हो जाया करता था, वो अब हो सकता है अप्रैल मई में ख़त्म हो अगली बार, ताकि अगली बार, उससे अगली बार और थोड़ा ध्यान से दिया जाए। इस तरह से कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। ये तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। जैसे ही कोई लेटर आएगा, जैसी कोई बात आएगी, वो आपको भी पता चल जाएगी, मुझे भी पता चल जाएगी, वो बता दिया जाएगा। तो इस बीच आपको अपनी स्टडी नहीं छोड़नी है। ठीक है, ये मत सोचना कि क्या पता ये कब तक चलेगा और कब तक आपकी +2 क्लास ही स्किप करनी पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अपनी क्लास पूरी करनी है, चाहे कितने ही लॉकडाउन होते रहें, किस तरह के एग्ज़ाम होते रहें। एग्ज़ाम करने के और तरीके बदले जा सकते हैं। हो सकता है कि एमसीक्यू करवा दिए जाएँ जो बच गई है क्लास, यानी जो मैं जो +2 क्लास जो हो चुकी है उसकी बात कर रहा हूँ। हो सकता है एमसीक्यू करवा कर टेस्ट ले लिया जाए, या ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम तो पूरी तरीके से कंडक्ट किए जाए लेकिन रिजल्ट थोड़ा लेट कर दिया जाए, या ऐसा हो सकता है कि जल्दी से एग्ज़ाम जो होने वाले थे अभी कुछ ही दिनों में, वो कैंसिल करके जितना हो चुके हैं उसी से ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। तो कुछ भी हो सकता है। आप अपने उस पर मत लीजिएगा कि हमारे साथ क्या होगा। आपका जो सिलेबस है, आपका जो वो चीज़ें हैं, पढ़ाई है, उसको आप मत छोड़िए। सभी सब्जेक्ट पढ़ते चलिए। आप अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं तो और भी अच्छी बात है। अगर नहीं जुड़े हुए तो आप जुड़ जाइए। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी ऐप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, और आपको प्ले स्टोर में जाकर भी मिल जाएगी। वहाँ पर अनअकैडमी आप लिखोगे तो आपको ऊपर ही ऊपर सर्च में आ जाएगी। वो आप डाउनलोड कर लीजिए। उससे क्या फ़ायदे हैं? उसके फ़ायदे यही हैं कि अनअकैडमी में आप बहुत सारा मटेरियल ढूंढ लोगे। यूट्यूब पर, यहाँ पर इस चैनल पर आपको शायद इतना सारा मटेरियल ना मिल पाए। क्यों? क्योंकि जो कुछ एजुकेटर हैं वो ज़्यादातर अनअकैडमी ऐप पर ज़्यादा पढ़ाते हैं बजाय यूट्यूब के। तो आप लोग वहाँ पे भी जुड़े रहिए। हालांकि मैं इस चैप्टर को पूरा करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं अभी इसको बीच में छोड़कर आपको अधूरा पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आगे भी पूरा पढ़ाने वाला हूँ इसको, चाहे कितना ही टाइम लग जाए, कितना ही समय लग जाए। ये तो आज जो हो चुका है, जितना हो चुका है, वो मैंने पूरी डिटेल में समझाया। समझ में ना आया हो तो ज़रूर एक बार कमेंट में बताइएगा, और समझ में आ गया हो तो भी बताइएगा कि हमें समझ में आ गया है। और दूसरी बात, जो बच्चे शुरू से नहीं देख रहे, वो शुरू से देखिएगा इस वीडियो को, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो आज का जो लेसन हुआ है, आज का जो पार्ट हुआ है, वो सिर्फ इतने तक ही हो पाया है। कम इसीलिए हो पाया है क्योंकि मैंने ज़्यादातर तो स्टोरी बताई है, समरी बताई है। इसमें थोड़ा टाइम लग गया। जिसका बहुत फ़ायदा होने वाला है, वो बेकार नहीं थी। इसका फ़ायदा ज़रूर हुआ है हमें। तो वो टाइम ज़रूर लग गया हो लेकिन फ़ायदा ज़रूर हुआ है। तो हर रोज़ तो वो समरी बताएंगे नहीं। आगे से हम जो करेंगे अब, वो बिना समरी बताए हुए आगे पाठ पढ़ेंगे, यानी इससे आगे मरम व्यथा व्यक्त की, इससे आगे हम पाठ को पढ़ेंगे कल। या देखते हैं समय अनुसार। टाइम भी नहीं बता सकता आपको, डे भी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ पढ़ेंगे ज़रूर। तो हमारे साथ बने रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिससे आपको हेल्प हो जाए कि आपको और ज़्यादा मटेरियल मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो आपने मेरी इस क्लास को अटेंड किया, इस क्लास को
पूरा देखा, पूरा समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द इसके बाकी बचे हुए हिस्से को भी पढ़ेंगे, तो आइएगा ज़रूर, मिलिएगा ज़रूर, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। तो शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय बच्चों। मिलेंगे बहुत जल्द, बहुत जल्द। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू, बाय।